देखो बेटा, 365 में से मैक्सिमम दिन तो हम पढ़ते ही हैं, पर जब जब ऐसा मौका मिले, कभी चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, या कोई भी बड़े लीडर्स, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, या ढेरों, भारत में तो इतने लोगों का नाम है कि लगभग हर महीने एक आधे के बारे में कभी जयंती, कभी उनकी श्रद्धांजलि वाला दिन आ ही जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं तुम्हें बता दूं जो बहुत बेसिक है और हर एक को पता हो। 1897 में जन्मे थे, आज ही के दिन कटक उड़ीसा में। बहुत अच्छे खाते पीते घर के थे, अगर चाहते तो बहुत ऐश की जिंदगी बीतती और अपने आप भी काबिल थे। एक होता है पुश्तैनी, हमारे पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एक है हम भी मेहनती हैं। ये इतने मेहनती थे कि ब्रिटेन में जाके 1919 में गए थे, 1919 में। इमेजिन करो उस समय उम्र कितनी रही होगी, 22 साल। और सिर्फ 1 साल वहाँ पढ़ाई करके 1 साल के अंदर, जैसे आज यूपीएससी की लिस्ट निकलती है तो टॉप 10 का बड़ा जिक्र होता है, उनके पीछे इंटरव्यू लेके लोग भाग रहे होते हैं माइक्स की, हमें इंटरव्यू दे दो इंटरव्यू। आज तो बेटा बहुत सारे साधन हैं, तब साधन नहीं थे। ब्रिटेन में जाके 1 साल रहे और वहाँ 1 साल में इतनी मेहनत की कि टॉपर में 4th रैंक था इनका। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अंग्रेज़ों के बच्चे बैठते थे ज़्यादातर उस एग्ज़ाम में, क्योंकि वो इस सोच के साथ बड़े होते थे कि तुम्हें राज करना है भारत पर और तुम्हें वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स में बड़े आदमी के रूप में जाना है। वहाँ उनके बच्चों के बीच में 1 साल रह के इतनी अच्छी तैयारी की, इतनी तगड़ी तैयारी की जैसे तुम पढ़ रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर कि 4th रैंक आ गया। वापस आया तो पूरा जैसे होता है ना, एक खुशी होती है, अब तुम लोग लग जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी खुशी होगी। उस खुशी के रूप में इनके पापा ने, इनकी मदर ने उस टाइम पर एक पार्टी दी। बस जाने मानी बड़ी हस्ती थे, इनका खानदान ना अमीर थे ये लोग। जैसे ये हो गए उड़ीसा से, ऐसे बिहार, बंगाल, ये 3 टेरिटरी में खूब खाते पीते घराने के लोग थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया। उस पार्टी में उनका बेटा यानी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा कि मुझे ये नौकरी मिल गई, मेरे फादर का सपना था, मैंने इनकी इच्छा के चलते मेहनत की और टॉप 4th पोजीशन मेरी रही, लेकिन मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं कर पाऊंगा। और उस पूरी महफिल में इन्होंने कहा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी और मैं ये छोड़ दूंगा। ये एक अचंभे की बात थी, जैसे आज कोई यूपीएससी पे लात मार दे तो सब कहेंगे ना यार इसका दिमाग खराब हो गया, स्वर्ग की नौकरी, उस जमाने में इसका नाम था स्वर्ग की नौकरी, वो छोड़ दी। तुरंत अगले ही साल महात्मा गांधी का 1921 में, आप सबको मैंने बताया होगा, एक आंदोलन पीक पर था जिसका नाम था असहयोग, ज्वाइन कर लिया। अब महात्मा गांधी के आंदोलन में तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी जेल भी जाना पड़ेगा, जेल भी घूम के आए, कई बार जेल की यात्राएं की। गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा पीछे चलने वालों में से नहीं थे, ये थे कि भैया गांधी की ये बात है, मेरी ये बात है, गांधी जी को मैं अपनी बात समझा पाऊँ, गांधी मेरी बात भी समझ पाएँ। दोनों में एज गैप काफ़ी था। गांधी का बर्थ ईयर 1869, इनका 1897, यानी दोनों के बीच में लगभग 20-22 साल का गैप था। इतने गैप में ना क्या होता है, सोच समझ के दायरे में फ़र्क पड़ जाता है। तो 20 क्यों, लगभग 30 साल का मान लिया, 28 साल का गैप। 20 साल तो नेहरू ही छोटे थे और ये नेहरू से भी छोटे थे। तो वहां जाके ना कहीं कहीं शुरुआत में तो गांधी जी इनके कि भाई हाँ ठीक है, गांधी ने कह दिया मैं करूंगा, मन नहीं है तब भी वो काम करूंगा। लेकिन फिर जब ये गांधी के क्लोज बैठने लगे, फिर इनके ना क्लैशेस होने लगे विचारों में। जैसे गांधी कोई अपना एक आइडिया देते, भाई हम ऐसा कर लेते हैं, तो कहते नहीं सर ये ठीक नहीं है, इससे समाज पे ये प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गांधी को काटना उस टाइम पर बात को बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सब थे चुपचाप, गांधी जी ने कह दिया बस हमें मानना है। उस टाइम पर उनसे लगभग 28-30 साल छोटा एक नौसिखिया उनकी नज़र में, एक यंग नौजवान लड़का उनकी बात को काटता, ये कईयों को बात रास नहीं आती थी। अंग्रेज भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। जब ये जेल में थे, मांडले जेल भेजा करते थे उस जमाने में, सबसे खराब, बहुत ही गंदी जेल, बदबूदार, खराब सा माहौल, वहां जाके कोई ठीक ठाक वापस नहीं आता था, हर आदमी बीमार जरूर पड़ता था। तो मांडले जेल ये गए, वहां रह के आए, बाद में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अंग्रेजों ने इनको बाहर निकाल दिया कि कहीं अगर ये मरवर गए तो फिर एक होता ना क्रांति चल पड़ेगी देश में, एक लहर चल पड़ेगी। फिर वहां से निकले, फिर दोबारा इस तरह के कामकाज में दोबारा पकड़े गए। महात्मा गांधी, एक टाइम ऐसा आया था जब इनकी सोच का जो दायरा था वो लोगों तक पहुंचने लग गया, लोग इनकी सोच से प्रभावित होने लग गए। और जैसा सर ने अभी बताया 1938, 1939, 2 साल लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष मतलब सबसे पावरफुल पोजीशन, सब
नीचे हैं, अध्यक्ष सर्वोपरि, उसकी मर्जी से पूरे 1 साल तक की पॉलिसी बनेगी। 1 साल जब ये जीते तो इन्होंने पूरा बढ़िया काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अगले साल फिर से इलेक्ट हो गए। ये बात कहीं ना कहीं गांधी जी को मन पे चुभी और गांधी जी ने कहा कि शायद कांग्रेस अब मेरी विचारधारा से प्रभावित नहीं है और शायद कांग्रेस को सुभाष की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस को ये बात चुभ गई और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का त्याग करूंगा, मुझे तो काम करना है, मैं अपनी अलग पार्टी बना के कर लूंगा और कांग्रेस को, इस देश को गांधी की जरूरत है। और जीती हुई कुर्सी से उन्होंने बेटा त्यागपत्र दे दिया 1939 में। वहां पट्टाभी सितार मैया हारे थे, पर एक्चुअल में पट्टाभी किसके जगह पर गांधी ने खड़े किए थे, तो बहुत लोगों ने इसको पट्टाभी की हार ना मान के गांधी की हार माना। ये छोड़ के वहां से अधिवेशन में अध्यक्षता, अपना वो मेडल जो पहना था उतार के गांधी जी के चरणों में रख के चले गए। फिर इन्होंने पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। आज 2025 में भी बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी चल रही है। पर बेटा समय के साथ जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं वैसा काम नहीं किया, इन्होंने बहुत काम किया था। बाद में फिर इनको फिर से मांडले जेल भेजा गया, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो इनको घर में भेज दिया वापस, नज़रबंद कर दिया कि घर में कोई इनसे मिले ना, ये लोगों तक अपनी बात ना कह पाएं। तब ये फ़ोन वोन सोशल मीडिया तो था नहीं, किसी को बात करनी है तो बाहर जाके बात करनी पड़ती थी। घर के बाहर 2 सिपाही बैठ गए कि बाहर ना निकले, ना कोई इससे मिले ना ये बाहर जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक थे, वहाँ से जैसे तैसे भेष बदल के ये बाहर चले गए और फिर ये विदेश यात्रा पर गए जहां इन्होंने मुलाकात की। दुनिया में उस जमाने में सबसे बड़ा नाम हिटलर का था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने कहा भाई मैं फिलहाल बहुत परेशानी में हूं और मेरे देश का रशिया के साथ बहुत पंगेबाजी चल रही है, मैं तुम्हारी ऐसा सच मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात जायज़ है, ब्रिटिशर्स को तुम्हारा देश खाली करना चाहिए, तुम जापान चले जाओ, अपनी बात वहां रखो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बेटा वहां से ये जापान के तोजो से मिले, तोजो ने कहा मैं मदद कर दूंगा और इनको एक तरह से एश्योरेंस मिल गया कि अगर मैंने अपने देश की आज़ादी की शुरुआत कर दी ना तो मुझे हेल्पिंग हैंड जापान दे देगा। जैसे जापान ने कहा हम एयरफोर्स का जो कामकाज है वो हम दे देंगे, प्लेन्स पहुंचा देंगे, आपकी फौज तक खाना पीना सामग्री सब हम पहुंचा देंगे। तो इन्होंने उस चक्कर में एक विश्वास होता है कि हाँ मेरी मदद करेगा। इन्होंने अंडमान निकोबार को तो आज़ाद करा लिया था, हिंद स्वराज ये 2 नाम रखे इन्होंने उन द्वीपों के। फिर वहाँ से इनकी आज़ाद हिंद फौज मेहनत करते करते, वो जो फौज बनाई थी ना इन्होंने, एक्चुअल में वो भी पहले बनी हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह एक पुराने ज़माने में उन्होंने काम कर दिया, पर वो उतने एक्टिव नहीं थे, इन्होंने एक्टिवली काम किया और एक अपनी फौज के रूप में इन्होंने अपनी एक प्रॉपर एक सेना तैयार कर ली, जिसमें इन्होंने अलग अलग आदमियों के नाम पर 3 रेजिमेंट, अपने नाम की सुभाष, नेहरू की और गांधी की ब्रिगेड बनाई और एक महिलाओं के नाम पर अपनी लक्ष्मीबाई। फिर ये इतनी हिम्मत कर गए क्योंकि इनको था कि मेरे बैक पे जापान मेरी हेल्प करने आएगा। इनकी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के ज़माने में, तब तो हमारा हिस्सा अंग्रेज़ों के हाथ में था, मणिपुर की ज़मीन तक ये पहुंच गए। इन्होंने अपना जो इनका झंडा था ना वो ये तिरंगा या चरखे वाला नहीं था, इनके झंडे पर शेर बना हुआ था। इन्होंने वहाँ अपना झंडा गाड़ दिया कि मणिपुर की ज़मीन से अंग्रेज़ों को इन्होंने उखाड़ के बाहर भेज दिया। अंग्रेज़ वहाँ से निकल आए, लेकिन प्रॉब्लम थी कि मणिपुर के एरिया में ना नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होती है, दुर्गम रास्ते हैं वहाँ, आज ऐसा हमारे जैसा प्लेन नहीं है, तो सेना को आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। वहाँ जगह जगह पर सेना को एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एयरफोर्स की मदद देने का वादा कर रखा था जापान ने, लेकिन हम जानते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक एकदम से चेंज हुआ और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिए। जापान अपनी उलझनों में फंस गया, तो जापान से जो एक्सपेक्टेड हमें मदद मिलनी थी वो नहीं मिली और मणिपुर में जाके हमारी सेना फंस गई। आज़ाद हिंद फौज को मैसेज दिया गया कि भैया एयरफोर्स नहीं आएगी, तुम्हारा खाना नहीं पहुंचा पाएंगे ना हथियार, तो बहुत रिस्की होगा कि तुम अकेले आगे कैसे बढ़ोगे, कहाँ से मैनेज करोगे, वापस आ जाओ। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को धक्का लगा कि यार कितनी मेहनत करके, एक होता ना आदमी मन बना के जाता है। 1944 में सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे, फादर ऑफ द नेशन, कि हे राष्ट्रपिता ये अंतिम लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, इसके बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे और इसमें देश को आज़ाद करा लेंगे, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन वहाँ फिर जापान का पीछे हट जाना, ये घटना थी बेटा 6 और 9 अगस्त की। सिर्फ कुछ दिन बाद 18 अगस्त यानी इसके ठीक 9 दिन बाद
सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। ये किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको वो अपने आप ही गायब हो गए, कुछ कहते हैं कि वो जिस उस छोटे से उसमें चढ़े थे प्लेन टाइप में, वो कहीं पे, कोई कहता है क्रैश, कोई कहता है कि ये प्लान्ड था और उनको जो ये छोटा सा आइलैंड वाला था ना हिस्सा, यहाँ उतार के और बीच में गायब कर दिया। ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्या ये घटना सच्ची है। जो कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो उनके सिर के ऊपर ही वो टैंक था और एकदम से कोई चिंगारी सी निकली और वो एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो जो फ्यूल टैंक जिसके नीचे वो बैठे थे वो एकदम से फटा, वो सारा ऑयल उनके ऊपर, आग लग गई, पूरा शरीर जो था एकदम से जल गया। बहुत भयानक, जैसे इमेजिन करके भी लगता है कितनी भयानक मौत थी। अब ये सच है कि नहीं है किसी को नहीं पता, क्योंकि हमें ना तो डेड बॉडी मिली और ना ही कोई उस जमाने में कोई वीडियोग्राफी या इस तरह के कोई साक्ष्य की उम्मीद है। ये आज तक नहीं पता। हमने बहुत सालों तक इस बात को नहीं माना कि वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई इस चीज़ का सबूत नहीं था। पर अब देखें आज 2025 में तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी की एक लाइफ स्पैन हो सकता है। ये कंफर्म है कि वो धरती पर नहीं है, पर कहाँ गए, क्या हुआ, नहीं पता। हाँ, एक छोटी सी एज में उस आदमी ने इतना ज़्यादा कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जब तक हम हैं, जब तक भारत है, तब तक सुभाष चंद्र बोस का नाम अमर रहना चाहिए। क्योंकि उस आदमी ने, बेटा ये सोचो, 48 साल की उम्र थी और इतना ज्यादा अपने आप को पूरी तरह से लुटा दिया। वो आदमी चाहता, तुम्हारी एज का जब था एक यंग नौजवान लड़का, तो वो कितना बेहतरीन जिंदगी जी सकता था। तुम्हारी एज से और परिमल सर की एज, इस एज के बीच में उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी भारत की आजादी के लिए। और उनका ये मानना था कि आज़ादी भीख में मिलने की चीज़ नहीं है, इसलिए उनका और गांधी का क्लैश होता था। उन्होंने कहा था अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तभी ये जो नारे थे ना उनके, उन्हें यही बात तो कही थी ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब था तुम सब जो नौजवान हो मेरे साथ आ जाओ और लड़ने के लिए तैयार रहो, मरने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि भीख में कोई आज़ाद करके नहीं जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मरना ही मरना है, लेकिन ये था कि मेरी फौज इतनी बड़ी हो कि मैं लड़ सकूं। उन्होंने ही नारा दिया था दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पे गढ़ था अंग्रेजों का। दिल्ली चलो का नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तो खैर गांधी के साथ थे उस टाइम तक, तो क्लैश हो गया था। लेकिन फिर भी जैसे देखें अगर, तो गांधी जी का प्रभाव भी था। देश की आज़ादी के लिए अपनी भी जान न्यौछावर कर दी, कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अगर गांधी से देखें तो मन भेद कभी नहीं रखा। गांधी जी के साथ मतभेद था, गांधी जी मेरा मत अलग, आपका अलग। और हमेशा से ना इनकी इच्छा थी वो आर्मी टाइप की ट्रेनिंग की, तो हमेशा आप देखना इनकी जब भी आपको कहीं पिक्चर दिखेगी वो आर्मी वाले कपड़े पहन के। और इन्होंने अपनी जो फौज तैयार की वो भी प्रॉपर तरीके से ट्रेंड फौज थी। बाद में फिर इनकी ही आज़ाद हिंद फौज के 3 आदमी बड़े चेहरे पकड़े गए थे, जिन पे दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला था। सहगल ढिल्लो सुने होंगे ना तुम लोगों ने, ये शहनवाज खान। बाद में फिर उनके ऊपर केस चलाया था अंग्रेजों ने, ये सोच के कि एक बेइज्जती करेंगे आज़ाद हिंद फौज की, लेकिन पूरे देश में एक पॉजिटिविटी की लहर पहुंच गई थी। तो आज वो दिन है। सुभाष चंद्र बोस ने जो उस टाइम पे किया वो उस टाइम की जरूरत थी। आज की जरूरत है बेटा पढ़ लिख के काबिल बनना। देश में इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन हमारे देश में आबादी को अगर हम ठीक ढंग से समझे ना तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स भी है। जैसे चाइना में भी तो आबादी ज्यादा थी, लेकिन उसने अपने लोगों को काम पे लगा दिया। हम लोगों की भी जरूरत है। सब लोग एक चीज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जरूरत को पहचाने कि भाई मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरी चीजें कैसी हैं, मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और वैसे निर्णय लो बेटा। गलत रास्ते से बिल्कुल दूर रहो, नशे से बिल्कुल बच के रहो। लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ और अपनी इस एनर्जी को फोकस कर दो उस एक टारगेट पे। हम सब जब यंग होते हैं ना, तुम्हारी एज में नौजवान, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आप जिस चीज़ में अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल अब लगा दोगे ना, वही आपकी लाइफ को आगे 50 साल तक आराम से खींच के ले जाएगा। ये 2-3 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और अगर तुमने रास्ता पकड़ लिया है इस सरकारी नौकरी का, तो फिर इस पे जम के चलना है। जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए तब तक पीछे नहीं हटना। तो अपनी लाइफ के ना टारगेट सही रखना, और ये एक दिन या आने वाले जितने दिन हो, जब जब इनको याद करें तो ये सोचें कि इनके पास कितना अच्छा मौका था। खूब पैसे वाले रईस खानदान में थे, ऐश करते, क्यों जरूरत थी मरने की, और क्या ही निकाला, ना कोई परिवार, ना बीवी, ना बच्चे, कुछ नहीं अता पता। जिंदगी कैसे घूम घूम के डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन बेटा जिन लोगों ने कुछ सेक्रीफाइस किया है ना, उन्हीं का नाम अमर हुआ।
इनके घर परिवार में जिन लोगों ने बहुत अच्छी जिंदगी जी उनका नाम भी नहीं है, इनका नाम है। और जाने के कितने साल बीत गए, आज अगर देखें तो लगभग 80 साल हो गए ना इनको गए। 1945 से 2025 में बैठे हैं, 80 साल बाद भी आज भी हम अपने घरों में अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को ये कहानियां सुना रहे हैं ताकि तुम लोगों से ये अगली पीढ़ी तक जाएं, ये बातें यहीं दफन ना हो जाएं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग दूसरों को बताते रहें ताकि सब लोग इस बात को समझें कि जिंदगी में बड़ा महत्व है कि हम जवानी में अपनी एनर्जी को, फोकस को किस तरफ लगाते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन इन्होंने सबसे टफ रास्ता चुना और आज सबका रोल मॉडल है कि यार कितना गजब का लड़का था, कितना बुद्धिमान था। तो ये ध्यान रखना है और अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाना। हमारे ही सामने वो आईआईटी वाले बाबा भी हैं जो आजकल फेमस हो रहे हैं। उस लड़के ने बहुत एनर्जी थी बेटा, उसमें भी वो भी बहुत कुछ बेहतर कर सकता था, लेकिन देखो समाज की इन गड़बड़ियों ने, रिश्तों के आपस की इस खटास ने उस लड़के की सारी एनर्जी को खत्म कर दिया और फाइनली उसको दिखा कि धर्म का रास्ता ही मेरे लिए सबसे बढ़िया है। खराब नहीं है धर्म का रास्ता, पर फिर भी इससे भी ये सीख लेनी चाहिए कि अपने घर का माहौल तुम्हें अच्छा रखना है। हो सकता है जो माहौल तुम्हें अभी मिला हो खराब हो, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम घरों में ये बेसिक समझ नहीं है कि घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। अगर तुम्हें खुद को खराब माहौल मिला है ना बेटा, तो अगली पीढ़ी को खराब माहौल मत देना। अपने घर के माहौल को सुधारने की कोशिश रखना। और जरूरी नहीं कि पैसा गारंटी दे कि हमारा माहौल अच्छा होगा, ये आपकी अपनी समझ होती है। जैसे एक छोटा सा जीवन मिला है, खूब मेहनत करें, खुश रहें, ईमानदार रहें, अपने रिश्तों में ईमानदारी से काम करें, तो हम थोड़े पैसों में जिंदगी अच्छी काट सकते हैं। तो ये कुछ चीजें सीखनी है हमें। और आज की जरूरत और जब सुभाष चंद्र बोस थे तब की जरूरत सेम नहीं है। अब समाज बदल गया, अब तुम्हें मुझे हमें कहीं सर नहीं कटाने जाके। लेकिन इस आजाद भारत में हम विदेशियों से सीखें कि उनका हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर नंबर है, वो खुश रहते हैं। हमारे इंडिया की बेसिक दिक्कत क्या है, हम दुखी ज्यादा रहते हैं और दुखी होने के कारण हम बहुत जल्दी आसपास से ढूंढ लेते हैं। जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी तो दुख का कारण बनेगा पड़ोसी की बड़ी गाड़ी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कहीं जाके तो ठहरना पड़ेगा ना। हाँ, बेसिक चीजें हमारे पास जरूर हों। एक अच्छा घर बनाने लायक, एक आज के जमाने की जरूरत है गाड़ी भी हो बेटा। घर में कोई बच्चा एकदम से बीमार हो गया, बुजुर्ग, तो तुम्हारे पास गाड़ी हो तो आना जाना आसान हो जाता है। उतना सब पाने के बाद फिर सोचना चाहिए अब जिंदगी का कोई और बढ़िया उद्देश्य पूरा करें। भाग दौड़ में नहीं लगना है, एक चीज को अचीव करके फिर उस जिंदगी को जीना भी है। और मुझे ऐसा लगता है तब तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो वैसे भी परिमल सर बहुत बार तुम्हें जिंदगी जीने के फलसफे बताते ही रहते हैं। हमेशा दुखी मत रहा करो, ये एक फेज है। तुम जिस फेज में हो ना, ये स्ट्रगलिंग फेज है, ये निकल जाएगा। 2-4 साल बाद तुम इस फेज को याद करोगे और तुम्हें खुशी मिलेगी। आज जो लोग दफ्तरों में बैठ के हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ना, जब वो वीडियो को देखेंगे फेसबुक पे तो उन्हें खुशी, उन्हें याद आएगा कि यार हम भी कभी ऐसे कमरे में बैठ के पढ़ते थे। तुम लोगों के चेहरे जब फेसबुक पे बहुत लोग देखते हैं ना तो याद करते हैं यार हम भी कभी ऐसे बैठते थे, हम भी कभी श्रद्धांजलि देते थे, हम भी कभी जयंती मनाते थे। तो ये बेटा ये बहुत सुंदर फेज है तुम्हारी जिंदगी का। इसकी सुंदरता का आभास तब होगा जब सक्सेसफुल हो जाओगे। जिस दिन वो घड़ी लेकर जाओगे ना अपने घर में, तब ये दिन बहुत याद आएंगे। तो अपने आप को सही दिशा में रखना, सही रास्ते पर रखना, गलत कुछ भी मत करना। और सबसे बड़ी तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें टाइम टू टाइम बताती भी है कि तुम गलत रास्ते पे हो, उसको मारना नहीं है। अपने अंदर की मानवता को जिंदा रखना है, ईमानदारी से मेहनत करते जानी है। और लाइफ का अपना एक टारगेट है जिसको अचीव करना है। वो टारगेट सबके अलग अलग होंगे। अभी तुम्हारा पहला पड़ाव है इंडिपेंडेंट बनना, पैसे कमाना, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देना। फिर इसके आगे अलग जिंदगी स्टार्ट होगी बेटा, वो भी एक अलग फेज आएंगे, अलग अलग। और लाइफ में ना हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मत सोचना नौकरी मिली को जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसमें से ना निकलने लायक बन जाओगे तुम अगर तुम्हारे कंधे मजबूत होंगे। तो अपने आप को फाइनेंशियली एक बार स्टेबल कर लो, अपनी जिंदगी में कम से कम एक जगह बना लो। उसके बाद फिर जिंदगी में जैसे जैसे वो होता है ना चक्रव्यूह है ये, इसमें से निकलने का रास्ता तुम्हें बार बार मिलता रहेगा। बाकी ईमानदारी से बेटा पढ़ाई करते रहना और बस लाइफ में हमेशा एक टारगेट रखो, कल से बेहतर मुझे आज बनना है और आने वाले कल में मैं जो आज हूं मुझे उससे बेहतर बनना है। किसी से कंपटीशन नहीं करना। तुम्हारे ताऊ के बच्चे, चाचा के बच्चे, बुआ का बेटा बेटी क्या कर रहे हैं छोड़ दो, हम बेहतर इंसान बने। जो कंपटीशन दूसरे से करते हैं ना वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये कंपटीशन अपने आप से है। जैसे हम 2024 में थे हम 25 में उससे बेहतर बनेंगे। चाहे पढ़ाई की बात करें,
इंसानियत की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, हर चीज़ में पहले से बेहतर बनना, ये अपना टारगेट रखो। खूब खुश रहो और मेहनत करते रहो। आजा बेटा। हम लोग ये सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है ना, इसको नीचे बेटा लिफ्ट के सामने रखवा देंगे और अपने दिल से सब लोग अपने यहाँ इनके जो है फोटो के सामने पुष्प अर्पित कर देना नीचे, और एक एक सेल्फी एक दिन इनकी भी लगा लिया करो, ताकि तुमसे जुड़े लोग भी देखें कि हाँ इनके चेहरे गुमनाम ना हो जाएं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इनको आगे बढ़ाना है, तो ये अब तुम्हारी भी ड्यूटी बनेगी।